Hello everyone, welcome again to Daily News Analysis session. I'm Dinesh Kumar and I will take today's session. Today is 23rd April 2024. So now we come to the important news of today's newspaper, and the first news is Congress seeks Election Commission action against Modi over remarks. तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी राजस्थान की एक रैली में एक स्टेटमेंट दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश के ज्यादातर रिसोर्सेज हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी कांग्रेस। ठीक है, ऐसा कांग्रेस का मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है एज पर द क्लेम ऑफ मोदी के जो भी रिसोर्सेज हैं देश के, those resources will be redistributed to the wealth of Muslim or to the Muslim population. अब प्रधानमंत्री जी के इस रिमार्क पर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन रेज किया और उन्होंने इसकी शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने माना है कि इस तरह के जो रिमार्क हैं बाय प्राइम मिनिस्टर इट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस। अब ये जो वर्ड करप्ट प्रैक्टिस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म corrupt practice. So there is section 123 of Representation of People Act. Representation of People Act और ये सेक्शन 123 डिफाइन करता है करप्ट प्रैक्टिसेस को। तो करप्ट प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर या पैसे देकर या किसी को धमकी देकर या डिवाइन डिस्प्लेजर करके, डिवाइन डिस्प्लेजर का मतलब है भगवान का डर दिखाकर अगर कोई पर्सन वोट मांगता है तो ऐसा पर्सन करप्ट प्रैक्टिस करता है और सच पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीइंग एनी लेजिस्लेटर। जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से शिकायत की थी मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, ही इज द सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने डायरेक्टली उनकी डिस्क्वालिफिकेशन मतलब प्रधानमंत्री जी की डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं कहा है, बट कांग्रेस का आरोप ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये करप्ट प्रैक्टिस की है। सो इलेक्शन कमीशन शुड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। साथ ही साथ एक दूसरी टर्म यहाँ पर ये है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने इसको हेट स्पीच कहा है। ठीक है, हेट स्पीच का मतलब है कि ये दो धर्मों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक लड़ाई झगड़े कराने का स्टंट है। ठीक है, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। दिस करप्ट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा है कि मिस्टर मोदी हैज वायलेटेड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कमिटिंग इलेक्टोरल ऑफेंसेस। सो as per the allegation of Congress, if the Prime Minister of India, means Mr. Narendra Modi ji, has committed the violation of the Model Code of Conduct, then disciplinary action must be taken by the Election Commission. Now we come to next news. High Court terminates 25,753 persons appointed in Bengal school. So recently, Honorable Kolkata High Court ने 5,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया है और इनको वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। ठीक है, इन वेरियस एडेड स्कूल थ्रू द स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट इन 2016। तो जब ये टेस्ट के द्वारा इनको सेलेक्ट किया गया था या अपॉइंट किया गया था, तभी इस पर टेस्ट पर एलिगेशन लगे थे कि देयर वर सम इरेगुलरिटीज इन दिस टेस्ट। बाद में मैटर सीबीआई ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीबीआई ऑनरेबल कोर्ट और द कलकत्ता हाई कोर्ट फाउंड दैट देयर वर सम इरेगुलरिटीज एंड these appointments were against Article 14 and Article 16 of the Constitution of India. Being against Article 14 and 16 of the Constitution of India, Honorable High Court of Calcutta has declared all such appointment as null and void.
Now we'll understand in brief what is Article 14 and what is Article 16. So basically Article 14 talks about equality before law और equal protection of laws. Equality before law और equal protection of laws का मतलब क्या है कि सभी लोग कानून की नजरों में समान होंगे. This is the meaning of equality before law. Second is the equal protection of laws, यानी कि सभी लोगों को कानून का जो प्रोटेक्शन है वो इक्वल मिलेगा. आर्टिकल 16 कहता है कि स्टेट 7 ग्राउंड पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और डिसेंट, इन 7 ग्राउंड पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये आर्टिकल 16 कहता है. और आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब और स्टेट के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि इन 7 ग्राउंड पर, क्योंकि मैंने आपको बताई है, हम रिपीटिंग दीस ग्राउंड्स अगेन, religion, race, caste, sex, place of birth, descent and residence. These are the 7 grounds on which a state cannot discriminate in the public employment, means the government job. Now we come to next news. BJP candidate wins in Surat after rival opt out of Lok Sabha poll. तो बेसिकली जो सूरत है गुजरात का, वहां पर एक अजीब सा मैटर देखने के लिए मिला है. क्या हुआ कि वहां के बीजेपी के से कैंडिडेट हैं मिस्टर मुकेश दलाल, ठीक है, और अभी उन्होंने नॉमिनेशन किया, लेकिन वहां पर जो अपोजिट पार्टी के कैंडिडेट थे और जो इवन जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, तो पहले तो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, बाद में इन्होंने अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ कर दिया. सेकंड, जो 4 और पार्टी के मेंबर्स थे, जैसे बीएसपी के प्यारेलाल भारती और 3 अदर कैंडिडेट जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पार्टी कैंडिडेट नहीं थे, उन सब ने विड्रॉ कर लिया. तो यहाँ पर केवल एक ही पर्सन बचे, मिस्टर मुकेश दलाल, कैंडिडेट ऑफ बीजेपी. तो इसको रिटर्निंग ऑफिसर ने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने क्या कर दिया, विनर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, विदाउट एनी वोटिंग टेक प्लेस. मतलब वहां पर कोई वोटिंग भी नहीं हुई है और तब भी इनको विनर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इनके अगेंस्ट चुनाव लड़ने वाला कोई कैंडिडेट ही नहीं. नाउ इस पर जो कांग्रेस के लीडर हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर. तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो घटनाएं जो हम देखते हैं, these are against the concept of democracy and free and fair elections. But although इसमें प्राइमा फेसी देखने पे कुछ भी इलीगल नहीं लगता हमें, ठीक है, ये देखिए अगर कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो फिर ये इनको विनर डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की घटनाएं 1-2 सीट पर होती है तो चलो ठीक है, वो जस्टिफाइड है. बट अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज्यादा सीट्स पर होंगी तो इट विल अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. अब यहाँ पर एक जजमेंट इंपॉर्टेंट है, केस का नाम है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण. आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण. इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that the free and fair elections are the part of basic structure. Means free and fair election कराना ये basic structure का part है, and it is the duty of the part of the election commission to conduct the free and fair election. Now we come to next news. Supreme Court grant centers week time to look into Karnataka plea for drought relief. Basically अभी क्या चल रहा है, there is a dispute between कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है. अब डिस्प्यूट क्या है कि कर्नाटका में एक ड्रॉट सिचुएशन आई हुई है और उस ड्रॉट की रिलीफ के लिए कर्नाटका ने क्लेम किया है सेंटर से 18,171 करोड़ रुपीस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, एज ए ड्रॉट. अब हम समझते हैं कि पहली बात तो ये डिस्प्यूट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कैसे आया, तो उसका एक पॉइंट ये है, देयर इज आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस डील्स विद द
original jurisdiction of Supreme Court. It deals with the original jurisdiction of Supreme Court. ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर, तो अब अगर स्टेट या सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाता है बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दिस इज द रीजन दिस डिस्प्यूट डायरेक्टली अप्रोच दिस डिस्प्यूट डायरेक्टली अवेयर टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ सेकंड पॉइंट, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि देखिए हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है और इस फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये है देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब अगर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है तो अब हम ये समझेंगे कि भाई कर्नाटक इससे पैसे क्यों मांग रहा है सेंटर से 18,171 करोड़ रुपीस। तो रीजन बीइंग दैट देयर आर three kinds of relations between center and the state. One is the legislative relation, second is the administrative relations, and third is the financial relations. So now this matter relates to the financial relations. What happened in the cases of financial relationship? देखिएगा यूनियन गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर रिगार्डिंग द imposition of tax and state government has less power. So in certain cases or certain situations when there is some unforeseen situation like drought in a particular state, so to overcome from that problem state can demand some money from the center. So this is the reason कि यहाँ पर एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अकर हुई वहां पर कर्नाटक में और उस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस से ओवरकम करने के लिए कर्नाटक सेंटर से ये पैसे की डिमांड करता है 18,171 करोड़ रुपए। अब अगर सेंटर इसको नहीं प्रोवाइड करता है या सेंटर इसको प्रोवाइड करने में डिले करता है तो एज पर द एलिगेशन और द पॉइंट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक it will violate the right of the citizens of India under Article 14 और 21 of the Constitution of India। देखिए जब कहीं ड्रॉट हुआ है तो कहीं ऑब्वियसली उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए होंगे और जब लोग अफेक्ट हुए होंगे तो वहां पर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को भी जोड़ता है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी को भी जोड़ता है और साथ ही साथ आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मींस सबके साथ सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो मींस अगर एक स्टेट के जो लोग हैं वो एक प्रॉपर वे में अपनी लाइफ को चला रहे हैं और एक दूसरे स्टेट के जो लोग हैं वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं लाइक ड्रॉट, तो समवेयर इट आल्सो अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। या अगर लोगों की जान जा रही है बिकॉज दे आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड रिलीफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी देन इट विल अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट तो न्यूज। तो मिस्टर गुकेश हैं, ये चेस प्लेयर हैं और इन्होंने भारत के नाम को भी काफी रोशन किया है। इन्होंने चेस टूर्नामेंट में इनको 9 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, और इनकी एज अभी 17 ही है तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये पहली वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था ये गैरी कैस्परोव का रिकॉर्ड था 1984 में। ये रिकॉर्ड गैरी कास्परोव ने 20 साल की एज में बनाया था और ये रिकॉर्ड इन्होंने 17 इयर्स की एज में ही बना दिया। अब इनका मुकाबला होगा चाइना की डिंग लायरेन से जो कि इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। पॉलिटिकल स्पेस फॉर डिसेबिलिटी राइट आर सिल्वर ऑफ होप। देखिएगा क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें राइट ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी को कहीं भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी जो कांग्रेस ने या सीपीआईएम ने अपना एक मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है डिसेबिलिटी एज ए स्पेसिफिक ग्राउंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15। तो इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस या सीपीआईएम की पावर आएगी, सरकार बनेगी, तो ये डिसेबिलिटी को एक स्पेसिफिक ग्राउंड या एक सेपरेट ग्राउंड आर्टिकल 15 में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द पीपल अफेक्टिंग विद द डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब अभी कौन कौन सी ग्राउंड हमारे
देखिए आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि स्टेट 5 ग्राउंड पर, कौन कौन से ग्राउंड है? रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट इन 5 ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है। अब कांग्रेस ने, सीपीआईएम ने, कांग्रेस एंड सीपीआईएम ने ये मैनिफेस्टो निकाला है अपना, जिसमें ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक ग्राउंड नई ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब हम समझते हैं कि इससे पर्सन विद डिसेबिलिटी से संबंधित कौन कौन से कानून है हमारे देश में या कौन कौन से उनके राइट्स हैं। तो देखिए बेसिकली देयर वाज ए कन्वेंशन दैट वाज यूएन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन 2007। तो ये एक यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है। कन्वेंशन मींस काइंड ऑफ ट्रीटी है और इसको भारत ने रेटिफाइड किया, मतलब भारत ने कहा हम इसका पार्ट बनते हैं। तो जैसे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ट्रीटीज होती हैं। ट्रीटी का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे एक पर्सन ने, एक देश ने कोई प्रपोजल लाया या कई देश एक प्रपोजल लाए कि हमें इस तरह की कोई ट्रीटी बनानी चाहिए, तो उसमें जो संसार के अदर कंट्रीज हैं, तो आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एट प्रेजेंट 193 कंट्रीज हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वाज द साउथ सूडान। तो ये 193 कंट्रीज चाहे तो इस तरह की कन्वेंशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड दे कैन आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ सच कन्वेंशन। ठीक है। तो इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया 2007 में और ये कन्वेंशन जब भारत ने रेटिफाई कर ली तो भारत की लीगल ड्यूटी हो गई कि भारत इससे संबंधित कानून बनाए। तो इसी अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। लेकिन ये कानून तो हमने बना लिया, लेकिन इसके परसुएंस में अभी तक हमने आर्टिकल 15 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर कांग्रेस और सीपीआईएम ने ये इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इसमें इस ग्राउंड को, मींस पर्सन अफेक्टेड विद डिसेबिलिटी के ग्राउंड को सेपरेटली, पर्सन अफेक्टेड विद डिसेबिलिटी को की ग्राउंड को सेपरेटली आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन करेंगे। ठीक है। अब ये कहता है कि अगर केवल इस एक्ट को, एक्ट मींस राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को अमेंड किया जाता है तो ये केवल स्टैट्यूटरी राइट देगा। ठीक है। लेकिन अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है तो क्या होगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाएगा। और वैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 15 इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो इसमें आल्सो बिकम द फंडामेंटल राइट। अब एक स्टैट्यूटरी राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है कि देखिए जब हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे स्टैट्यूटरी राइट का वायलेशन होता है तो तब हमारे पास रेमेडी ये होती है कि हम किसी कोर्ट में जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर हम आर्टिकल 226 में डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। बट वी डू नॉट हैव राइट टू अप्रोच डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये हमने डिस्कस किया। जैसा कि फिर आगे देखें हम कि 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राउंड को किया था, क्या, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो जब भी हमने आपको 5 ग्राउंड बताई थी, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में ये भी कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन should also be included as a ground under Article 15 of the Constitution of India. Now we go to next. What are the rules around star campaigners? देखिए देयर इज सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये डिफाइन करता है कि स्टार कैंपेनर कौन होते हैं। तो स्टार कैंपेनर वो होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या करते हैं, इलेक्शन में कैंपेनिंग करते हैं। अब इसके रूल्स क्या हैं? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एक नेशनल पार्टी, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी
40 स्टार कैंपेनर्स ही बना सकती है, और जो रजिस्टर्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अप टू 20 जो है स्टार कैंपेनर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी अपने जितने भी स्टार कैंपेनर बनाएंगे वो उनकी लिस्ट उनको किसको देनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देनी पड़ेगी। ठीक है, कब, विद इन 7 days ऑफ द इलेक्शन नोटिफिकेशन। तो जिस दिन इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 7 दिन में ये लिस्ट उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि आप जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है तो जो भी कंसर्न कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है तो उस पर एक लिमिटेशन है कि वो कुछ अमाउंट ही खर्च कर सकता है इलेक्शन में, और वो बहुत ज्यादा पैसा इलेक्शन में खर्च नहीं कर सकता। ऐसी लिमिटेशन क्यों है? ऐसी लिमिटेशन इसलिए है कि देखिए, अगर किसी भी पर्सन को अनलिमिटेड पैसा खर्च करने की परमिशन दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट जिनके पास पैसे नहीं है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उतना पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये डिसबैलेंस हो जाएगा एंड देयर विल नॉट बी एनी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या गया, अब यहाँ पर अगर स्टार कैंपेनर ट्रैवल करते हैं तो ये उसमें ये जो इलेक्शन के एक्सपेंडिचर है उसमें काउंट नहीं होता। लेकिन अगर स्टार कैंपेनर किसी पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक कैंडिडेट के फेवर में वोट डालने के लिए कैंपेनिंग करता है और उसके साथ डायस शेयर करता है, तो यहाँ पर जो भी स्टार कैंपेनर पर खर्चा होगा ये उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक लिमिट बनाई गई है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पावर देता है किसको, इलेक्शन कमीशन को, सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसकी ये पावर है कि वो इलेक्शन को सुपरिटेंडेंस कर सकती है और उसको कंट्रोल कर सकती है। मतलब उसकी ड्यूटी भी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन देश में होने चाहिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर सेंट्रल्स पेटिशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब हम समझते हैं, देखिए आपको याद होगा 2012 में हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था रिगार्डिंग द 2G स्पेक्ट्रम घोटाला स्कैम। अब ये क्या हुआ कि जब ये घोटाला हमारे देश में हुआ 2G स्पेक्ट्रम, तो इसको बताते हैं कि ये 1,76,000 करोड़ का एक स्कैम था। लेकिन बाद में जो CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने एक न्यूज में बताया था कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। So now we are not going into that detail, but we are coming to this point कि देखिए जो अब हमारी जो भारत सरकार है वो चाहती है कि स्पेक्ट्रम उसके थ्रू ना हो। स्पेक्ट्रम किसको देना है, ये ऑक्शन के थ्रू ना हो, और स्पेक्ट्रम कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को दिया जाए। ठीक है, जिसको की सरकार चाहती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार की कंटेंशन ये है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करना एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो इसमें ऑक्शन के आधार पर इसका डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, बल्कि सरकार को इसमें अलाउ किया जाए कि सरकार जिस पर्सन को देना चाहती है उस पर्सन को दे दे। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना 2G स्पेक्ट्रम केस था, जिसमें कि उसमें ये डिसीजन दिया था कि दिस एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर होना चाहिए, ये होना चाहिए उसके बेसिस पर, ऑप्शन के बेसिस पर होना चाहिए। बट यहाँ पर सरकार की डिमांड अलग है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन अलग है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गए हैं इनकी इस पेटिशन को सुनने के लिए। सो व्हाट विल बी द डिसीजन, विल कम टू नो later on as soon as it will be declared by Honorable Supreme Court. Now we come to next news. So वेंकैया नायडू, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्तपन और रोहन बोपन्ना, इन 4 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से ऑनर्ड किया गया है बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर ये 4 लोगों के नाम इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन किन को अभी रिसेंटली पद्म अवार्ड मिला है। Now we come to next news. Accused in criminal
cases won more seats in 17th लोक सभा। तो एट प्रेजेंट जो हमारे देश में इलेक्शन हो रहे हैं ये 18th लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन जो एक एमिकस क्यूरी रिपोर्ट आई, एमिकस क्यूरी का मतलब समझते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। टर्म एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो बेसिकली जो पर्सन कोर्ट की किसी पर्टिकुलर मैटर में हेल्प करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एमिकस क्यूरी। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हैं मिस्टर विजय हंसारिया और ये एमिकस क्यूरी हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट में इन्होंने देखा है कि 17वीं लोकसभा में 17वीं लोकसभा में वो जो लीडर्स जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है वो ज्यादा लोग जीते हैं इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। अब ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है कि देखिए कि जिस पर्सन के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं अगर वो इलेक्शन जीतता है और जिस पर्सन के खिलाफ क्रिमिनल केसेस नहीं है वो इलेक्शन नहीं जीतते तो इट इज अ सीरियस कंसर्न। अब यहाँ पर इनके कुछ कंसर्न ये हैं या इनकी कुछ रिकमेंडेशंस ये हैं। इनके रिकमेंडेशन ये हैं कि देखिएगा देयर इज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आर्टिकल 19(1)(a) कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमारे पास बोलने का अधिकार है और अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, ठीक है। तो यहीं पर एक राइट है हमारा, क्या है कि राइट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये हम भारत के नागरिक का अधिकार है कि हम उस पर्सन के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। अब अगर किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है या किसी पर्सन के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई कब होगा इलेक्शन करने से, जब वो कन्विक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग कन्विक्ट ही नहीं होते, उनके खिलाफ एफआईआर होगी और 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल केस चलता रहेगा, बट there will not be any final decision regarding the case। तो जब केस के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा तो ना उनका एक्विटल का पता चलेगा ना उनका कन्विक्शन का पता चलेगा, और इसलिए वो अपराधी बैकग्राउंड के होने के साथ साथ भी वो अपने इलेक्शन जीतते रहेंगे और पावर एंड पोजीशन को एंजॉय करते रहेंगे। अब यहाँ पर मिस्टर विजय हंसारिया जी का एक सजेशन ये है, उन्होंने कहा है कि एक वेबसाइट बनाई जानी चाहिए जो कि कैसी हो, जैसा कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की तरह हो, ठीक है। और उसमें रियल टाइम बेसिस पर एक जो हमारे एमएलए एमपीज हैं उनके खिलाफ केसेस हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए, ठीक है। और इसकी जो सिटिंग करेंगे, इसके जो चेयर होंगे वो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट इनका क्या है कि एक वेबसाइट बनाई जाए, ठीक है, या हाई कोर्ट की वेबसाइट साथ इसको अटैच किया जाए और या वहां पर एक टैब बनाया जाए हाई कोर्ट की वेबसाइट में और वहां पर ये एक डेडिकेटेड टैब होना चाहिए जिससे कि हम रियल टाइम बेसिस पर ये जानकारी प्राप्त कर सकें कि किस स्टेट के किस नेता के खिलाफ कितने केसेस हैं और उन केसेस में अभी क्या चल रहा है, और अगर उनमें डिले हो रही है इनके एडजुडिकेशन में तो व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिले। तो अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को प्रमोट करेगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट अलाउड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ माइनर रेप सर्वाइवर। बेसिकली ये न्यूज अभी हमने 2-3 दिन पहले भी आपके साथ डिस्कस करी थी। क्या हुआ है कि 14 इयर्स ओल्ड लड़की है एंड इसका रेप हुआ था, और हमारे देश में जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसके अनुसार जो ऑपरेशन है या अबॉर्शन है वो केवल 24 वीक तक ही अलाउड है, बट शी बिकेम अवेयर अबाउट हर प्रेगनेंसी इवन आफ्टर दिस 24 वीक्स, ठीक है, एंड दैट इज द परमिसिबल लिमिट, और इसमें एफआईआर भी बाद में ही रजिस्टर हुई थी। So now this is the critical case before honorable, first of all this case was before honorable
बॉम्बे हाई कोर्ट, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसमें रिलीफ नहीं दिया। तो द मदर ऑफ द रेप विक्टिम अप्रोच टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ कानून ये कहता है कि आप केवल 24 वीक तक ही ये एबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, जो कि क्या है, आर्टिकल 142 में दी गई है। अब 142 का कहता है, 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट टू डू द कंप्लीट जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को किसी मैटर में जस्टिस करना है और उससे संबंधित कोई पावर नहीं है, कोई एक्सप्रेसली का पावर नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, कोई केस लॉज नहीं है, then article 142 of constitution of India give the extraordinary power to the honorable supreme court to do the complete justice। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को अंडर आर्टिकल 142 एक्सरसाइज किया है और उस सर्वाइवर ऑफ रेप विक्टिम को ये परमिशन दी है कि वो अबॉर्ट करा सकती है अपने उस चाइल्ड को। ठीक है, अब इसका जो स्टेट गवर्नमेंट एग्री टू कवर द एक्सपेंसेस, तो इसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के कवर करेगी, जो कि आफ्टर केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सर्वाइवर। ठीक है, so dear students, that's all for today. I will come again with more such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.